हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले कक्षा छठी के विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 8 शरीर में गति, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा तन है ना, इसमें जो गति होती है वो कैसे कैसे होती है। तो अपने शरीर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। कि जो हमारा शरीर है, जब हम चुपचाप बैठे होते तब भी हमारे शरीर के अंदर गति होती रहती है, हमारी पलकें हिलती रहती हैं, हम सांस लेते रहते हैं ना। ये क्या हमारे शरीर के अंदर अपनी गति चलती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं। विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। कहते जो हमारा शरीर है, चाहे हम एक ही स्थान पर बैठे हो, लेकिन अगर हम इधर देख रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ना, या फिर हम कुछ लिख रहे हैं, हम बैठे हुए, लेकिन फिर भी जो हमारा जो शरीर है उसका कोई ना कोई भाग जो काम हमेशा करता रहता है। हम सुन रहे, हमारा काम जो कार्य कर रहा है, गति हो रही है उसमें। हमने कोई सामान उठाया, हम बैठे बैठे हमने कप उठाया तो हमारा हाथ गति कर रहा है। हम लिख रहे हैं, हमारा हाथ चल रहा है ना, या फिर पीछे हम किसी को देख रहे हैं तो हमारे जो हमारी आंखें उनमें गति हो रही है। तो जीव जंतु जो है, जो जानवर है, उनमें भी गति होती रहती है। कुछ जो है तैरते जैसे मछली है, कुछ रेंगते हैं, सांप है, कुछ जो है चलते हैं। यहाँ पर सारणी दी हुई है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो कैसे जाते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। ये जंतुओं के नाम है गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट और मछली। इसमें आप और भी जंतुओं के नाम जोड़ सकते हैं। अब जब वो चलते हैं, गति करते हैं, उसमें कौन सा जो शरीर है वो उनका शरीर जो गति करता है वो लिखना है। पैर करता है, जो भी उनका शरीर गति, पूरा शरीर करता है, संपूर्ण शरीर लिखना है, पैर करता है वो लिखना है। और जंतु कैसे चलती है, रेंगते हैं, तैरते हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिखकर सारणी को पूरा करना है। अब हम पढ़ते हैं मानव शरीर एवं इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। काल्पनिक विकेट यानी कि जैसे लोग मैच में खेलते, क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे अपने हाथों को उठाकर थोड़ा सा आगे दौड़ते फिर गेंद को फेंकते हैं। कल्पना करने के लिए एक विकेट बनी हुई है और वहां पर आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं,
ये है हमारे शरीर में गतियाँ। ये शरीर के अंग है, कौन कौन सा अंग है ना, ये उंगलियाँ, गर्दन, कलाई, घुटने, एड़ी, पादांगुली, पीठ, सिर, कोहनी। और पूरा घूमता है या नहीं घूमता है वो हमें लिखना है। अंत थोड़ा घूमता है, कितना लिखना है बोल है। झुकता है या नहीं झुकता है, उठता है या नहीं, या फिर बिल्कुल भी गति नहीं करता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हमारे शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर घूमता है, हमारे हाथ पर घूमते, लेकिन हमारा पूरा शरीर नहीं घूमता। कुछ भाग ऐसे हैं जो हम पूरी तरह से नहीं घुमा सकते। अब हम करते हैं क्रियाकलाप एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? यह है भाई, यहाँ पे एक पैमाना से लकड़ी का टुकड़ा लिया मजबूत, उसको अपने हाथ में बांध लिया। फिर अब क्या हम अपनी कोहनी को से फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारी कोहनी से फोल्ड हो रही है नहीं, वो हमें देखना है। क्या अब आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? हमारे जो शरीर है ना, हमारा कोई सा हाथ है, उंगलियां, वहीं पे हम उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जहाँ पे उसमें ज्वाइंट हो, यहाँ पे दो हड्डियां एक साथ मिली हुई हो, है जहाँ पे दो चीजें मिलती है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा हाथ हम कौन सा घुमाते हैं? यहाँ पे क्यों? यहाँ पे हड्डियों का जोड़ है, तभी इसको घुमा सकते हैं। उंगलियां यहाँ से घुमाए कैसे? यहाँ पे जोड़ है, कलाई को घुमाते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जोड़ है। तो जहाँ पर जोड़ है यानी कि जहाँ पर संधि है वहीं से हम उस हिस्से को घुमा सकते हैं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगलियां एवं पादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं यानी कि हड्डियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाया झुका नहीं सकते जहां अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। हमारे शरीर जो है वो उसमें क्या बहुत सी अस्थियां यानी कि हड्डियों की संरचना, उसमें जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जहां पर भी दो अस्थियां जुड़ती हैं वहीं से हम शरीर को घुमाया मोड़ सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। पहली है कंदुक खल्लिका संधि। कागज की एक पेटी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद कर दे। किसी के निरीक्षण में, ये खुद से कुछ नहीं करना लेकिन कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए। निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया ना। यह है कि बॉल है, उसमें छेद किया और कागज का जो बेलन सा बना के इसके अंदर उसको डाला है। अब कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी घुंघा में धंसा हुआ है। प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि। कौन सा? जिसमें गर्दन और जो सिर है दोनों जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। यानी कि जो हमारी गर्दन, जो हमारा सिर है ना, हम इसको ऐसे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। किससे घुमा सकते हैं? क्योंकि जो उसमें जो हड्डियां हैं, जो जुड़ी हुई, जो जोड़ है हड्डियों का, अस्थियों का, उसे वो क्या है? धुराग्र है। इसीलिए इसको हम धुराग्र संधि भी कहते हैं।
गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अब है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो हमारे घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे, जब उनको हम खोलते हैं, बंद करते हैं, उसमें देखिए बीच में कब्जे लगते हैं ना, जो लोहे के छोटे छोटे इतने से कब्जे लगे होते हैं, और उसकी सहायता से दरवाजे बार खोलते हैं और फिर वो बंद होते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते के एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। पत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी है। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। हिंज जैसी संधि गति की दिशा ने कागज और बेलन सब बनाया, उसमें पेंसिल को लगा दिया। ये है घुटने की हिंज संधि है ना, घुटना जो हमारा नी, जहाँ से हमारा घुटना मुड़ता है वो ये हिस्सा है। लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे की एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? जो कोहनी है हमारी, है ना, यहाँ पे जो हड्डी होती है उसमें कि हमारा सिर्फ हाथ जो आगे और पीछे जाता है ना, ये क्या है? हिंज संधि है, होती है। अब हम पढ़ते हैं अचल संधि। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अचल जो चल नहीं सकता, जो टिका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। और ऐसी संधियां जो अचल, जो हिलती जुलती नहीं है, उसे हम अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। अचल संधि जो हिलती नहीं है, जो हमारे जबड़े के अंदर होती है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंकाल यानी जो अस्थियों का ढांचा होता है, जो पूरा का पूरा हमारे शरीर का हड्डियों का ढांचा होता है, उसे हम कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यह है मानव कंकाल, यानी कि हमारे शरीर का ढांचा। जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। ये हमारा शरीर है, फेफड़े हैं, हाथ है, कमर है, ये पूरा पैर है, घुटने है ना। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य, उसका शरीर का ढांचा है, जिससे अगर हम हड्डियों का ढांचा अगर कभी कोई बीमार हो जाता है तो उसको लोग डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, फिर आपके घर में एक्सरे होंगे तो आप उसमें देखते हैं कि उसके अंदर भी सिर्फ हड्डियां ही नजर आती हैं। जैसे कि दिया हुआ है पर टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र है ना, ये भी एक्सरे में क्या हड्डियां जो है उसमें हड्डियां उसके एक्सरे के अंदर नजर आती हैं। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थि हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या आप इनमें अनेक अस्थियां हैं? क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है।
यदि इसमें मात्र एक ही संधि होती तो क्या होता, कि अगर हमारी कलाई में सिर्फ एक ही संधि होती तो क्या होता, तो क्या हमारी कलाई मुड़ती या हम उसे घुमा पाते? ये हाथ की अस्थियां, यानी कि हाथ की जो हड्डी, जो हमारा हाथ होता है ये उसकी हड्डियां ना, 5 उंगलियों की हड्डियां यहाँ पर ये नजर आ रही है कि हमारे हाथ में जो हड्डियां होती है वो ऐसी ही होती हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग के अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी का अनुभव करें। जो एक्सरा होता है उससे हमें पता चल जाता है, हमारे हाथ का पैर का जहाँ का भी एक्सरा करते हैं हमें पता चल जाता है कि जो हमारी हाथ की जो या पैर की या फिर जिस जगह का आपने एक्सरे किया वहाँ की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है, या फिर उसमें अगर कोई चोट लगी किसी दुर्घटना में तो उस हड्डी को जो क्षति पहुंची वो हमें एक्सरे में नजर आ जाती है। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.9 में को ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने ऊपर अनुभव से कीजिए। हम ये हमारा पसली मंजर है, यहाँ पे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ये फेफड़े की जो हड्डियाँ होती हैं सारी वो ये है, हर इंसान के अंदर ऐसी होती हैं। देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से आरंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। जो हमारी बैक है ना, जब हम अपने हाथ को पीछे, अगर अपने घर में आप किसी फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखें और फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे लाई कमर तक, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे जो हड्डियों का ढांचा सा है, और वो जो ढांचा है उसे हम क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। या फिर किसी और को की सहायता लेके आप अपने पीठ पर भी इसका अनुभव कर सकते हैं। ये होता है मेरुदंड, जैसे इसमें हड्डियां ये है। यह अनेक छोटी छोटी हड्डियों अस्थियों से बना है। असली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? कहते हैं कि जो मेरुदंड है, अगर सिर्फ में एक ही हड्डी होती बिल्कुल सीधी, तो क्या आप झुक सकते थे? बिल्कुल भी नहीं झुकते, क्योंकि इसका जो मेरुदंड है बहुत छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ, और जहाँ पे जोड़ है वहां से जो हड्डियां जो मुड़ जाती हैं, क्योंकि संधि है यहाँ पे, संधि से हड्डियां मुड़ सकती है। यही कारण है कि हम नीचे की तरफ भी झुक सकते हैं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जो हमारे कंधे शोल्डर्स होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, कंधे की अस्थियां भी इसको कहते हैं। यह कंधे की अस्थियां, ये हमारा मेरुदंड है, और यहाँ पे जो ये है जो ज्वाइंट ये वाला, जहाँ से हमारा ये जो दिख रही है आपको हड्डी बोन, ये हमारे हाथ की हड्डी है और ये हमारा कंधा है। चित्र 8.12 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। यह बक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा जिसके सहारे आप बैठते हैं। जब हम बैठते हैं तो किसके सहारे बैठते हैं? कूल्हे के सहारे। तो ये जो है हमारा श्रोणी अस्थियां, ये कूल्हे की अस्थियां हमारी होती हैं। ये हमारा कूल्हे की अस्थियां हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके, ये हमारे क्या मस्तिष्क की हड्डियां हैं। ये हमारी आंखें हैं, नाक है, हमारा जबड़ा है ना। ये बिल्कुल सामने से लिया गया तस्वीर है ढांचे की, और ये साइड से लिया गया। ये हमारा माथा है, आंख, नाक, ये हमारा मुंह है, यह है मानव खोपड़ी। ऐसी हमारी खोपड़ी होती है, परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। ऐसी हड्डियां जो हमारे शरीर की तो, लेकिन उनको मोड़ नहीं सकते हैं, जो
जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, जो कि कठोर नहीं होती, हार्ड नहीं होती, टाइट नहीं होती, जो कि हड्डियां तो है लेकिन कठोर नहीं, जिनको मोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ये क्या है, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। जो हमारा कान जब होता है, जिसको ऐसे मोड़ के देखते हैं तो ये क्या है, आसानी से मुड़ जाता है ना, इसीलिए ये उपास्थि है। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग जितना लचीला नहीं है उतना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। जो हमारा जो कान होता है, जो उसका मोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा आसानी से मुड़ रहा है, यानी कि इसमें जो अस्थि नहीं है, ये क्या उपास्थि है जो आसानी से मुड़ जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ये हमारी जो अस्थियां है ना, ये हमारे क्या हाथ में हड्डी नजर आ रही है, हमारी अस्थियां हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी यानी कैसे, हाथ को बंद कीजिए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास, यानी मुट्ठी बंद के उस बाजू को छूने का से प्रयास किया। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं ना। जब ऐसे करते तो हमारा जो उभर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। जब हम ऐसा हाथ को मोड़ते तो ये जो उभर जाता है ना, ये हल्का सा, तो ये जो उभार इसको कहते हैं, इसको पेशी कहते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं देती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। यानी कि एक जो अस्थि है वो काम तब करती है जब दो पेशियां जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतु में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। अब तो हमने बात की इंसानों की, अब हम बात करते हैं जानवरों की। जानवर है, उनके अंदर अस्थियां, हड्डियां होती कि नहीं होती, कैसे चलते हैं? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जंतुओं की चाल, यानी केंचुए के बारे में हम जानेंगे। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही, सोक, फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी टुकड़े, ये केंचुआ है। अक्सर आपने बारिश के दिनों से देखा हो, जब बारिश होती है और बारिश जब थम जाती है तो आपने देखा होगा कहीं पार्क में, खुले मैदान में जो ऐसे केंचुए जो बहुत सारे चलते रेंगते हुए चलते आपको नजर आ जाएंगे। टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखे तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से हटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने एवं बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है।
इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो उसे चलने में सहायता करते हैं। जो केंचुआ होता है, बारिश के मौसम में आप देखिएगा, जो केंचुआ होता है जमीन पर रेंगता है और वो क्या करता है, थोड़ा सा अपने शरीर को से हल्का सा मोड़ता है, फिर आगे का जो हिस्सा था उसको जमीन पर एकदम टिका देता है, फिर पीछे का हिस्सा थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर क्या करता है, फिर आगे वाला हिस्सा आगे बढ़ता है, फिर पीछे वाले हिस्से को खींचता है। ऐसा लगता है कि एक जो पीछे वाला हिस्सा है वो आगे वाले हिस्से के ऊपर टिका रहता है, फिर जब एक पीछे का हिस्सा थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो फिर आगे का हिस्सा आगे बढ़ता है। यानी कि वो पूरी तरह से अपने शरीर को जमीन से चिपका के धीरे धीरे आगे घिसकता हुआ रेंगता हुआ चलता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। जब केंचुआ आगे बढ़ता है, गति करता है, रेंगता है, तो क्या करता है, जो उसके जिस मिट्टी के ऊपर वो चल रहा है तो उसके नीचे, उसके पास पास जो उसके बिल्कुल उसके नीचे जो मिट्टी होती है जहाँ पर वो रेंग रहा है, उस मिट्टी को क्या करता है, वो खा लेता है ना। और जो एक्स्ट्रा पदार्थ होता है, जो अनपच होता है पदार्थ, जो मिट्टी होती है, उसको वो निकाल के बाहर कर देता है। और जो यही मिट्टी है जो उसने अनपच पदार्थ को बाहर निकाला होता है, ये क्या पौधों के लिए खाद का काम करती है, जो कि पौधों को अधिक अच्छी विकास के, ताकि पौधों की जो फसलें वो अच्छी हो सके, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अब करते हैं घोंघा यानी क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे से एक घोंघा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। ये क्या, यह है घोंघा। शहरों तो नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं बगीचा है घर के आसपास या खेती बाड़ी तो वहां पर आप देख सकते हैं। इसके शरीर के ऊपर क्या होता है, गोल सही संरचना से बनी होती है, इसे हम कवच कहते हैं। एकल एकक होता है। यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना आरंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से सिर से ऊंचा उठाकर घोंघे के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। क्या घोंघा अगर आपको मिल जाए तो कांच के ऊपर रखिए, है ना, और जो धीरे से चलना शुरू करते तो कांच को धीरे से उठा के ऐसे करके देखिए उसके नीचे, उसको जो नीचे का हिस्सा है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे गति कर रहा है। वो कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। यह क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? जो केंचुआ होता है उसका जो संरचना होती है उसके ऊपर जो गोल होकर उसके अंदर जब उसमें से उसका जो चलता है तो उसमें जो मांस होता है, जो सिर होता है, बाहर आता है ना। और इसमें क्या, उसका जो मांस होता है मोटी संरचना होता है, उसमें फिर पैर होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। और जब हम उसको कांच को धीरे से हल्का सा तिरछा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो केंचुआ जो उसके पैरों किस तरह से हल्का हल्का लहराते हुए वो चलता है। अब करते हैं तिलचट्टा। आपको क्रियाकलाप 7। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। कॉकरोच तो आपको पता है कि अक्सर घरों में निकल जाता है, या फिर अगर बारिश का मौसम हुआ तो कॉकरोच निकल जाता है बाहर, क्योंकि ज़मीन जो गीली हो जाती है और जो कॉकरोच ज़मीन के अंदर होते हैं गीला होने के कारण वो बाहर आ जाते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। जो कॉकरोच होता है उसको खास से कोई जमीन पर भी चढ़ सकता है, दीवार पर भी चढ़ जाता है और हवा में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं ना। जो कॉकरोच होता है उसके ये उसका शरीर है, ये वाले पैर थोड़े मोटे होते हैं, ये पतले होते हैं पैर, और इसके पंख भी होते हैं तो जिसके सहारे ये उड़ता भी है। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। अभी तो हमने बात की कीड़े मकोड़ों की, अब हम बात करते हैं पक्षियों की। बर्ड्स। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पक्षपात पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपात की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों
को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। जो पक्षी होते हैं वो जमीन पे जो है चलते हैं और हवा में उड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में भी उड़ते हैं, जैसे बतख होता है उड़ता है। तो जो उनका शरीर होता है वो उड़ने के हिसाब से भगवान ने ईश्वर उनको इतनी क्षमता दी, उनका शरीर इस हिसाब से बनाए कि वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। जो उनकी हड्डियां होती बहुत ही हल्की होती हैं, और हल्की तो होती है लेकिन साथ साथ मजबूत भी बहुत होती हैं वो। ये है पक्षी का कंकाल। एक पक्षी का कंकाल कैसे, बिल्कुल ऐसे होता है ना। ये क्या पक्षी के पैर है, और यहाँ पे जो पंख होते हैं ये अंदर का उसका ढांचा है, पक्षी के शरीर के अंदर का ढांचा है। अब हम बात करते हैं मछली की। क्रियाकलाप 9। कागज की एक नाव बनाकर उसमें पानी पर इस प्रकार रखे कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। कागज की नाव तो सभी को बनानी आती है, बना के है ना उसको पानी के हल्का धक्का देना है नाव को। यह है नाव से खेलना। नाव बनाई, उसको यहाँ पर हल्का सा धीरे से धक्का दिया और नाव जैसे करके हल्का हल्का पानी में चलने लगती है, जो कि अक्सर बारिशों के दिनों में हम करते हैं। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी और जल में धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। जब पतला हो है ना, उसका बीच का हिस्सा जो पतला होता है, नुकीला होता है ना, आगे का जो हिस्सा होता है बहुत ही, तो उसे क्या कहते हैं, धारा रेखीय उसको कहते हैं। ये मछली है ना, मछलियों की आकृति, जो मछली पानी में तैर सकती, क्या है, ये इसका शरीर की बनावट है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ये पूंछ अलग की दिशा में मुड़ती है और जो शरीर तो उसको जो आगे हिस्सा है वो एक अलग दिशा में जाता है। ये देखिए शरीर मछली में गति। जब मछलियां जो आगे की तरफ बढ़ रही, लेकिन पूंछ क्या है, वो ऐसे घुमा हुआ है ना। जब मछली इधर की तरफ जाती है तो पूंछ इसकी इधर चली जाती है। यानी कि मछली जिस गति में तैर रही है उसकी पूंछ उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में, उसको बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के जो पंख होते हैं, जिसकी पूंछ होती है, इसको तैरने में सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? आपने देखा होगा जो स्विमिंग करते हैं वो लोग अपने पैरों में एक जैसे कि एक सूप हो तो उस टाइप का कुछ बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मछली की तरह से हल्का होता है और पानी को काट के आगे बढ़ने में उनकी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं सांपों की, कि सांप कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सांप का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां शीर्ण एवं असंख्य होती हैं जो वे परस्पर जुड़ी होती है। जो सांप होता है जब वो चलता है तो एकदम सीधा नहीं चलता है, ऐसे गोल गोल राउंड फिगर होकर चलता है वो ना, जिगजैग से चलता है। क्योंकि उसका जो शरीर होता है, उसका जो मेरुदंड है, उसकी जो बोन होती है बहुत ही लंबी होती है, उसके ऊपर बहुत सी मांसपेशियां होती है, उसमें जो हड्डियां होती है बहुत सी होती है और वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सारी जो हस्तियां वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यह है सर्प में गति। देख लीजिए सांप कैसे चल रहा है, ऐसे ना जिगजैग करके। सांप हमेशा बिल्कुल सीधा कभी नहीं चलता, वो हमेशा ऐसे ही राउंड फिगर जिगजैग करके चलता है। चाहे वे दूर ही क्यों न हो, पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। जो सांप होता है, जो सर्प, उसकी जो पेशियां होती है, जो अस्थियां होती हैं, वो उसमें बहुत सारे जोड़ होते हैं, मुड़े हुए होते हैं हर बार। तो जो जितना भी जोड़ हो, जहाँ वो संधियां बार बार उसके शरीर को धक्का देती है। यही कारण है कि जो सांप है बहुत ही तेज गति से चलता है, लेकिन वो कभी भी सीधा नहीं चल पाता है, वो हमेशा राउंड फिगर मुड़ मुड़ के ही चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ
एनिमल्स में स्वयं अपने आप में ऐसे अनेक प्रश्न पूछ दें। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय एवं भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखे प्रमुख शब्द जो पढ़े: मेरुदंड, कंदुकखल्लिका संधि, चूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणी अस्थियां, धुराग संधि, पसली पंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारेखीय। अब इस अध्याय की सारांश को जो निचोड़ तो उसको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जो मानव शरीर तो उसमें अस्थि और उपास्थि दोनों ही होती हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणिक मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो उससे अस्थियां हमारी गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी जो अस्थियां होती, पेशियां होती हैं ना, उसकी जो अस्थियां होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं, जो पेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। उसी की सहायता से जो पंख है, पंखों को फड़फड़ाकर पक्षी उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वृक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच होता है, उसका जो शरीर होता है उसमें पैर तो बहुत ही कठोर आवरण, ऊपर जो उसका आवरण तो पंखों बहुत ही कठोर होता है और उसके पास जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख भी होते हैं जिसकी सहायता से वो उड़ता है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधस्थ सतह पर शूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाए रखने में सहायक है। घोंगा पेशी पात की सहायता से चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने जो अपने मानव शरीर के बारे में गति कैसे होती है, पक्षी गति कैसे करते हैं, जीव जंतु गति कैसे करते हैं, सांप वगैरह गति कैसे करते हैं, जो भी हमने जरूर जो बातों को पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे और ये सभी बातें भविष्य में आपको बहुत काम आएंगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।